मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए अपने टारगेट पर बिल्कुल लगे हुए हैं। और आते हैं, चर्चा करते हैं। आज कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। यूपीपीसीएस मेंस 2024 के एनालिसिस के क्रम में पेपर 5 और पेपर 6 का एनालिसिस किए हैं। वो क्लास आपके साथ रहेगी। मैक्सिमम और मिनिमम अंक कितने हैं मिल सकते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। और यूपीपीसीएस 2025 के लिए जो एक टारगेटेड है उसके लिए आपसे चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग आर के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम 27 तारीख को है। 27 तारीख पर कई भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम अपने डेट पर ही होगा, जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सारी चीजें हैं, सब कुछ सारे से एग्जाम सेंटर सब मैनेज हो गए हैं। और एक बड़ी परीक्षा है जो लोक सेवा आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल उसकी शुरुआत करने से पहले शुरुआत कहां से करते हैं। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन शीघ्र आने वाला है और ये कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर लिया है। इसके बाद फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के विज्ञापन जो जारी हो चुका है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कैसा पद है ये, और कंप्यूटर ऑपरेटर का पद आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इससे इसका प्रमोशन कैसे होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पद पर अगर आप भरते हैं, जो 13 पद जो है विज्ञापित हुए हैं, उस 13 पद पर विज्ञापित पदों पर आप अगर भरते हैं तो आप कहां से कहां तक पहुंचेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। लेकिन क्लास देखने के साथ डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप डीपीआईएस कम्युनिटी के भाग हैं और डीपीआईएस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें बड़ी ही विश्वसनीय तरीके से प्राप्त हो रही है। मित्रों, आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर इधर आएंगे, यूपीपीसीएस मेंस के एनालिसिस पर आएंगे। यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच के लिए आएंगे। 2025 के लिए जो करंट अफेयर्स की स्पेशल जनवरी 2025 से लेकर के और कंटिन्यू चलता रहेगा करंट अफेयर्स का जो है प्रोग्राम, जिसमें एमसीक्यू आधारित पूरी मैगजीन का एनालिसिस किया जा रहा है, आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आखिर हो ही गया जीडीसी की भर्ती जो इतने सालों से लटकी थी, उसमें नए प्रारूप के आधार पर लोक सेवा आयोग उसमें भर्ती करेगा। नया प्रारूप क्या है? प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब इन तीनों चरणों में आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको जीएस पर ध्यान देना होगा। मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएस और सब्जेक्ट के दोनों पैटर्न को मिला करके लेकर के चलना है, जिसका पैटर्न बहुत शीघ्र जारी होने वाला है। विज्ञापन आ जाएगा, उसी के साथ पूरा पैटर्न आ जाएगा। थोड़ा सा एक कमेटी बना दी गई है, कमेटी थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करिए। हालांकि उसका कोई बहुत माने नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा के माध्यम से आपकी छंटनी हो जाएगी। मुख्य परीक्षा में आपके सब्जेक्ट होंगे और आपका निबंध और हिंदी रहेगा, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने अंक का होगा इसका अभी निर्धारण नहीं हो पाया है। पहले इंटरव्यू जो है अधिक नंबर का रखने का प्लान था, लेकिन कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी टिप्पणी कर दी कि नहीं, इंटरव्यू कम से कम रखा जाए और दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाए। दोनों का परसेंटेज कितना होगा? 50 अंक का होगा इंटरव्यू, या 20 अंक का होगा, या कितने नंबर का होगा? 100 का तो नहीं होना है, ये तो कंफर्म हो गया है। तो इन दोनों के मिला करके जो फाइनल मेरिट बनेगी, इन दोनों को मिला करके बनेगी। तो जीडीसी में लगभग 1300 पद जीडीसी के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सहायक प्रवक्ता के लिए वैकेंसी मैंने लगातार आपसे कह ही रहा था कि जुलाई में इसके आने की उम्मीद है, और जुलाई के लास्ट तक ये विज्ञापित हो जाएगी, या फिर अप्रैल के या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में विज्ञापन आ जाएगा। और एलटी ग्रेड के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक तरीके से हड़कंप मच गया है, और वो बहुत जल्दी जो शेष बचे हुए पद हैं, पदों पर भी कुछ जो कमियां थी उनको दूर करके, और अगले हफ्ते में वहां से पूरा विज्ञापन पहुंच जाएगा। और अध्याचन, जैसे शेष अध्याचन पहुंचे ही है, ये भी पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर एलटी और असिस्टेंट और एलटी और प्रवक्ता दोनों की वैकेंसी भी आ जाएगी। मतलब अगस्त महीने तक आप मान के चलिए ये सारी वैकेंसी आपकी ओपन हो जाएंगी, विज्ञापित हो जाएंगे। और बस आपको क्या करना, केवल और केवल जम करके केवल परीक्षा देना है। इसलिए आप उसके लिए तैयार रहिए, जमे रहिए, और बहुत जल्दी आपके लिए इसकी खुशखबरी मिलने जा रही है।
अब आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद लोक सेवा आयोग से विज्ञापित हुआ, जिसमें कुल 13 पद हैं। यद्यपि इस पद पर जो भर्ती होगी केवल एक परीक्षा होगी, स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, और दूसरा जो है एक स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपके जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर ऑपरेटर की बड़ी कमी है, और वैसे भी पूरे स्टाफ की बहुत कमी है, और एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के क्या होते हैं, लोग कार्य कर रहे हैं, रातों रात काम चलता रहता है। कुल मिलाकर के कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है जल्दी पूरी की जाएगी, हो सकता है आने वाले 2-3 महीने 3-4 महीनों में इसको पूरा कर लिया जाए। तो इसके लिए इसके कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए केवल आपसे ओ लेवल मांगा गया है, साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट स्तर पर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एक कोर्स के रूप में किए हैं उनका भी है। लेकिन नीलेट से जो ओ लेवल हैं उनके लिए इसमें मुख्य किया गया, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए इसको कर सकते हैं। अब 100 नंबर जो होगा उसमें क्या-क्या आएगा, उसमें कंप्यूटर रहेगा, जीएस रहेगा, हिंदी रहेगा, ये सारे प्रश्न रहेंगे, एक मिश्रित रूप में रहेंगे, एक स्क्रीनिंग एग्जाम रहेगा। तो वो भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको मेंटेन करवा दिया जाएगा, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, और वो भी शीघ्र उसका टेस्ट सीरीज और उसका एक जो है सामान्य जो जीके टाइप में जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आपको दिया जाएगा। तो ये तो रहा है विज्ञापन और इसकी जानकारी। मित्रों, आप जानते हैं कि इस समय यूपी पीसीएस में, यूपी लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा, 2 मुख्य परीक्षाएं हो गई, 2 रिटन एग्जाम हो गया, दोनों के साक्षात्कार शीघ्र आने वाले हैं। एक तो आपका है जो है राज्य विश्वविद्यालय का कुल सचिव, सहायक कुल सचिव का मेंस एग्जाम हो गया है। कुल सचिव का जो है केवल डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो ये दोनों इंटरव्यू होने वाले हैं, और सहायक कुल सचिव के लिए भी मूल्यांकन तेजी से चल रहा है, और आगे आने वाले कुछ दिनों में उसका परिणाम आ जाएगा और साक्षात्कार किया जाएगा। लेकिन साक्षात्कार जो सहायक कुल सचिव के लिए होगा, देखिए कोई भी अब साक्षात्कार जाते हैं ज़्यादा दिन नहीं चलता है, मतलब ज़्यादा दिन समय नहीं दिया जाता है। 10 दिन बहुत समय दे दिया गया तो 15 दिन, अन्यथा 10 से 12 दिन का समय दिया जाता है किसी भी साक्षात्कार के लिए। इसलिए साक्षात्कार की आपको पहले से पूरी तैयारी करनी होती है, और इसी क्रम में हमने साक्षात्कार की हमारी जो कक्षाएं वो भी चल रही हैं। साक्षात्कार का संपूर्ण मार्गदर्शन आप कक्षाओं के साथ जुड़ करके ले सकते हैं, लेकिन उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस है, और वैसे भी साक्षात्कार तो आपके लिए एक समझ लिया आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए और आपके ज्ञान को और भी चतुर्दिक सर्वांगीण बढ़ाने के लिए आवश्यक ही रहता है। आप वहां से जुड़ करके अपने ज्ञान क्षेत्र को, अपने व्यक्तित्व के क्षेत्र को विस्तारित कर सकते हैं, और अपने टारगेटेड परीक्षा को भी आप लेकर के को देख सकते हैं, क्योंकि उस इंटरव्यू प्रोग्राम में सारी चीजें आपकी बेहतरीन की गई हैं। हाँ, इसी क्रम में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था यूपी पीसीएस मेंस 2024 की मेरिट क्या जा सकती है, और चर्चा की गई थी इसकी मेरिट जो रहेगी, क्योंकि पद बहुत ज्यादा हैं, डिप्टी कलेक्टर के बहुत ज्यादा पद हैं। आपने देखा कि एसडीएम के है, इसमें नायब तहसीलदार थोक के भाव हैं, मतलब इतने नायब तहसीलदार कभी आए ही नहीं है। सिटी देखिए कभी आए ही नहीं, इतने पद थोक के भाव इस बार जो है नायब बनेंगे। ये स्थितियां हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी अभी से ही, अगर आप मुख्य परीक्षा में आपके आंकड़े 700 के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक कि 695, 700, 705 ये आपके आंकड़े बने, तो आपको अभी से इंटरव्यू के लिए लग जाना चाहिए। इंटरव्यू के लिए आप अपनी प्रिपरेशन पर नया अंजाम देना शुरू कर दीजिए। और इसी क्रम में हम आज आपके साथ चर्चा किए हैं जीएस 5th पेपर और जीएस 6 पेपर का चर्चा किए हैं, जहां जीएस 5th पेपर के साथ में इस चूंकि जीएस 5th पेपर आप देखेंगे तो ये 90, 95, 100, 105 मतलब मैक्सिमम अगर बहुत जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न कुछ सरल थे, लेकिन लिखने की जिसने भी थोड़ा सा डायग्राम दे करके और बढ़िया आंसर लिखा, जिसका हमने एनालिसिस किया है क्लास के साथ, आप देखोगे वो बेहतरीन रहेगा, तो आप बहुत अच्छा देख सकते हैं। ऐसे 6 पेपर है, 6 पेपर के एनालिसिस भी हमने किया है, और इसमें आपके अंक कम हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा अगर किए होंगे तो भी कई प्रश्न ऐसे हैं जहां पर आपने केवल तुक्केबाजी के साथ आंसरिंग की है, तो कई जगहों पर हैं जो वास्तविक रूप से आपको देना चाहिए था, लेकिन इसको अपेक्षा की थोड़ा सा टफ देखा जा रहा है। वैसे तो देखें तो पेपर 3rd जो है, पेपर 4th, ये दोनों टफ रहे हैं। पेपर 6 भी टफ रहा कुछ अपेक्षाकृत, हालांकि पिछले साल से थोड़ा सा सरल है, क्योंकि पिछले साल तो पूरा अपडेट था, लेकिन इस साल पिछले साल से थोड़ा सा
कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका, तो इसमें 90-95, क्योंकि पिछले बार तो 30, 32, 25, 40 तक नंबर मिले थे 200 में से, ठीक है। हालांकि लोग बाहर भी हुए, बाहर हो गए ऐसे लोग, लेकिन 70, 80, 85, 90, 95 बहुत, अगर आप चलते हैं तो 90-95 तक आप जा सकते हैं, ऐसा मेरा गैस है। और कई लोगों से वार्ता भी हुई है और पेपर के स्टैंडर्ड को भी देख करके, तो ये है कि 90-95 बहुत करेंगे 100 के आंकड़े तक आप पहुंच जाएंगे। यहाँ तो आप 105 तक जा सकते हैं, 110 तक भी, बहुत 1-8% वहां तक भी जा सकते हैं। तो ये स्थितियां आपके इसकी है। और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 160 से लेकर के और 170 कर लीजिए, 170 से लेकर के और 190, 95 तक आप जा सकते हैं, और ये आपकी एक अच्छी स्कोर रहेगी, कोई गलत स्कोर नहीं है, क्योंकि मेरिट 700 के आसपास ही रहेगी। और ऐसी स्थिति में आपको मुख्य परीक्षा क्वालिफाई होकर के, और ये मिनिमम है जिस पर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो के कर लिया जाएगा। मैक्सिमम तो आप कितना भी खींचे होंगे, और उसी के आधार पर तो आप डिप्टी कलेक्टर बनना है, क्योंकि फिर अंतिम रूप से आपके जो 100 अंक साक्षात्कार के हैं, जिसमें से आपको 70 प्लस कैसे लेना है, ये हम अपने इंटरव्यू की क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इस पूरी क्लास के एनालिसिस को आप देखिए, और इस एनालिसिस के साथ आप देखिए कि हाँ आपकी क्या स्थिति हो सकती है, आपने कौन सा किस आंसर को दिया है, कौन सा आंसर नहीं दिया है। और इसकी और बेहतरीन अध्ययन के लिए हमारी कक्षाएं यूपी स्पेशल के लिए भी 7 तारीख से एक फाउंडेशन के रूप में शुरू हो रहा, तो आप उसके साथ भी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। यूपीपीएससी फाउंडेशन के साथ इसमें हमारी कक्षाएं यूपी स्पेशल के साथ, मेंस के साथ, और साथ ही साथ हम जो है प्रीलिम्स के साथ, प्रीलिम्स से करंट अफेयर्स के साथ इसकी क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मंथली वाइज आपको करंट अफेयर्स देंगे, एमसीक्यू प्लस कंटेंट। पहले कंटेंट देंगे, उसके बाद फिर उसी का एमसीक्यू देंगे, तो ये आपका कंटेंट उसी के आधार पर है। तो आप ये इस क्लास के साथ जुड़ करके बेहतर नहीं बल्कि बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है, और आप आइए इस क्लास के साथ जुड़िए और पूरे एनालिसिस को आप देखिए। एनालिसिस के साथ आप अपना मूल्यांकन भी कीजिए, और बिल्कुल कोई बिना विलंब किए हुए अपने स्थिति को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप फाइनल सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। तो मित्रों, इस सभी के लिए आप डीपीआईएस के साथ जुड़े रहिए और इस क्लास की कंटिन्यूटी को आप कीजिए। आइए देखते हैं जीएस 5th और जीएस 6th का एनालिसिस आपके साथ। लेकिन डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम चारों अभी शेष जो प्रश्न पत्र है, चारों प्रश्न पत्रों का भी हम मूल्यांकन आपके साथ करने चल रहे हैं। पहले आप 5th और 6th का मूल्यांकन देखेंगे, फिर आप जो है 1 से लेकर के 4 का मूल्यांकन देखेंगे, फिर आप हिंदी और निबंध का मूल्यांकन देखेंगे। इन सभी के मूल्यांकन के साथ आप जुड़े रहिए। तो आइए देखते चलते हैं हम 5th और 6th के मूल्यांकन के साथ में। हम लोग यूपी स्पेशल से यानी 5th पेपर से शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 5th पेपर और 6th पेपर की चर्चा करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड रहा है, क्वेश्चन कितने स्टैंडर्ड के रहे, पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड कितना हाई रहा है या थोड़ा सा बिलो रहा है, ये एनालिसिस करेंगे। आपका स्कोर कहां तक जा सकता है, इस पर हमने एक आंकड़ा दिया है, और इसी आंकड़े पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप अगर हमारे द्वारा बताए गए स्कोर को आप पहुंच रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसी के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी मेंस के लिए राइटिंग की होगी और कई जगहों पर आपने लिखा होगा, और आपका अब जो एनालिसिस है अपने पेपर का, स्वयं का जो एनालिसिस है, आप देख रहे होंगे कि कितने अंक तक आप पहुंच रहे हैं। तो इस बार चूंकि पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, 3 गुना, अगर हम 2020, 21, 22 की बात करें, 23 की बात करें, तो 2 गुने से लेकर 3 गुना से तक इस बार है, इसलिए मेरिट में गिरावट रहेगी। और पेपर का स्टैंडर्ड भी अगर हम कुछ पेपर को देख लें तो उसके अलावा कुछ पेपर स्टैंडर्ड रहे हैं, जैसे पेपर 3rd, पेपर 4th और पेपर 6th, ये पेपर स्टैंडर्ड रहे हैं, यहाँ पर आपके स्कोर कम होंगे। लेकिन पेपर 1st में, पेपर 2nd में और पेपर 5th में आपका स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। चलिए आते हैं, चर्चा करते हैं। शानदार प्रश्न आया, पहला प्रश्न आया यूपी स्पेशल के 5th पेपर का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। अब आपको प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है। देखिए, हमने 3 स्थलों का, प्राचीन स्थलों का प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व पर्यटकीय महत्व
के बारे में प्रश्न दिया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, उत्तर प्रदेश के प्रयाग और उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी का सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटकीय महत्व की विवेचना कीजिए, ये मेरा प्रश्न था। और उसी में से ये आपका प्रश्न जुड़ा हुआ है कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए, का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ, तो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था जो और संभावित हो सकता था। उसी विषय जो है व्यापक प्रश्न के अंतर्गत एक छोटा प्रश्न पूछ लिया गया, जो कि पहला प्रश्न था, और इसको देख करके बड़ी खुशी भी हुई कि जो हमारे लोग इसको देखे थे और इसका बेहतरीन मूल्यांकन किए थे, अच्छे से इसको किए हुए थे, उनका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। 8 नंबर का है अगर इस प्रश्न को आपने मैपिंग के साथ अगर किया होगा। अब आप समझिएगा, इस प्रश्न को अगर मैपिंग आपने बनाया होगा, मैपिंग के साथ किया होगा, क्योंकि आपको हमने बताया है हर प्रश्न में आपको लगभग ऐसे प्रश्नों पर आपको मैपिंग के साथ ही अपना उत्तर देना है। तो एनालिसिस आपका होगा मैपिंग के साथ। आप क्या करेंगे, आप उत्तर प्रदेश का जो है मानचित्र बना देंगे। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाने के साथ ही, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना देंगे। मानचित्र बनाने के साथ ही आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व बताएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसमें आप वो सारी चीजें देंगे। प्रयागराज किस प्रकार से धार्मिक नगरी रहा है, किस प्रकार से साहित्यिक रहा है, किस प्रकार से इतिहास में भी सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आप दिखाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से दिखाते हुए आप कुंभ तक आ जाएंगे। आप कुंभ को 2017 में क्या घोषित किया गया, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। इसको बताते हुए आप महाकुंभ 2025 को थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए आप उस सांस्कृतिक महत्व को आप यहां तक दिखा देंगे, अर्थात आप प्राचीन से लेकर के और आधुनिक तक अब तक के संदर्भों को दिखाएंगे। संक्षिप्त में दिखाना, क्योंकि आपको दिखाना किसमें है, 125-30 शब्दों में आपको दिखाना है। लगभग 150 शब्दों तक आप इसको दे सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका शब्द सीमा के तहत ही पॉइंट वाइज आपको दिखाना होगा। आपको ये प्रयागराज को मानचित्र में दिखाने के बाद ही आपको क्या करना है, आपको इसका एनालिसिस करना है। तो यहां से दिखाते हुए उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र को भी आपको दिखा देना होगा। प्रयागराज में क्या है, प्रयागराज में भारत का उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो संपूर्ण उत्तर भारत के सांस्कृतिक विरासत को अपने में क्या किए हुए है, संजोए हुए है, और उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। क्योंकि प्रशासन का सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। तो आप उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के तहत भारतीय प्रयागराज के सांस्कृतिक संदर्भों को किस तरीके से अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया, उसको भी दिखाएंगे। साथ साथ आप गंगा जमुनी तहजीब को दिखाएंगे, गंगा जमुनी सांस्कृतिक विरासत को भी आप हल्का सा इसमें इंगित करेंगे। और इस तरीके से पॉइंट वाइज प्रश्नों को अगर आप देंगे तो आपका यह बढ़िया अंक हो सकता है। और अगर आप मैपिंग के साथ दिए हैं, मुझे लगता है कि अगर 8 नंबर का है तो आपको 8 नंबर में से 5 नंबर मिल सकता है, 5 नंबर आपको मिल सकता है। 6 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर तक मिल जाएगा, नहीं तो आपको 4 से 5 नंबर आपको मिलना चाहिए। अर्थात इस प्रश्न पर आपको, अगर आपने अच्छा किया है और आपने सारे संदर्भों को दिखा दिया है, तो आपको प्रयागराज और मानचित्र दिखा दिया है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 5 से 6 नंबर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर 5 से 6 नंबर, नहीं तो अगर पूरा नहीं दिखाएं तो आपको 4 अंक आपको मिल सकता है। यानी कि आपका 50 से 60% के बीच यहाँ का इस प्रश्न का मूल्यांकन होगा। इसलिए आपको सारे संदर्भों को देना होगा। अब यही नहीं, अब 2025 और 26 के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, अयोध्या का महत्व। अयोध्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ उसके पर्यटकीय महत्व की भी विवेचना कीजिए। आज आप देख रहे हैं इस तरीके से नए प्रश्न भी वहां से पर बनेंगे। हमारा ये प्रश्न 2023 में भी ये प्रश्न था, 2023 में, 2024 में भी ये प्रश्न रहा है और आगे भी रहेगा। तो इस प्रश्नों के साथ जो है वो आपको क्या करना होगा, इसका अभ्यास करते रहना होगा। तो यूपी स्पेशल की हमारी क्लास में आप देखेंगे ये सारे प्रश्न किस तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में आपको जो है कंटेंट के साथ लिखाए गए हैं, और ये बहुत बेहतरीन रहा है। ये हो गया आपका
उत्तर प्रदेश प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए और प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक संदर्भों तक आपको पॉइंट दिखा देना है। अब आइए दूसरे प्रश्न पर आप आइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख गणराज्य। अब अगर आप बात करें, अब यहां पर भी आपको क्या करना होगा, यहां पर भी आपको उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपको बना देना है। ठीक है, अब आप मानचित्र बना करके फिर आप क्या करेंगे, अब मानचित्र आपने बना दिया। अब यहां पर आप दिखाइए कि 16 महाजनपद प्राचीन भारत में अंगुत्तर निकाय और जो आपके बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथों में उल्लिखित है उनके आधार पर 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में थे। और 8 महाजनपदों में कौन सा ऐसा महाजनपद था जो गणराज्य था, क्योंकि राजतंत्र और गणतंत्र यही दो व्यवस्थाएं होती थी। अब चूंकि इसने कहा है प्रमुख गणराज्यों एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए, ये कहा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख गणराज्य, देखिए यहाँ रिपब्लिक की बात कही जाए, राइट अबाउट द मेजर रिपब्लिक्स, रिपब्लिक स्टेट की बात कही गई है। ठीक है, और उसमें आपके राजतंत्रात्मक नहीं, आप ये दिखाइए, आपको लेकिन दिखाना पड़ेगा, आपको यहाँ लोकेट करना पड़ेगा। आप सभी 8 को दिखा दीजिए। आप 8 को दिखाने के बाद फिर आप दिखाइए कि जो ये मल्ल थे, यहाँ पर जो मल्ल है ये क्या थे, गणतंत्रात्मक थे। मल्ल जो है गणतंत्रात्मक था और इनकी व्यवस्था को आप दिखाइए, काशी थे। तो ये आपके 8 जो महाजनपद हैं, 8 महाजनपदों में से मल्ल जो था क्या था, गणतंत्रात्मक था। इसके अलावा अगर आप देखें, मल्ल के अलावा भी, मल्ल तो मुख्य रूप से जो गणतंत्रात्मक था ही, अगर आप इसके अलावा बात करेंगे तो इसके अलावा जो है रामग्राम का कोलिये, जो इक्ष्वाक वंशु थे, रामग्राम के कोलिये थे, इक्ष्वाक वंशु थे, ये भी देवरिया के आसपास थे। हालांकि वो भी बाद में मल्ल में ही शामिल हो गए थे, लेकिन रामग्राम के जो कोलिये थे, इक्ष्वाक वंशीय राजा थे, ये भी देवरिया के आसपास थे, ये भी गणतंत्रात्मक थे। इनके यहाँ भी जो क्षेत्रीय शासन था वो भी गणतंत्रात्मक था। तो भी आप यहाँ देवरिया के आसपास जो क्षेत्र था ये भी कोलिये, ये भी जो गणतंत्र, लेकिन मुख्य जो है मल्ल गणतंत्र था, जो गणराज था, जो सबको क्या क्या था, अपने में समाहित। इसी प्रकार से आप कपिल वस्तु को देखें, ये हालांकि नेपाल में पड़ता था, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका वहां से भी जुड़ा हुआ था। आप वहां से भी इसको थोड़ा सा दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन गणराज्य में आपको सबसे पहले इन्हीं को दिखाना होगा कि गोरखपुर के जिले और वहां से लेकर कुशीनगर तक इनका जो विस्तार था आप उसको पूरा दिखाएंगे। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी इस रूप में बनाई थी। तो आप मल्ल को दिखा देंगे, थोड़ा बहुत आप मौर्य को भी दिखा देंगे। ठीक है, आप जो पिपालवन के मौर्य को भी दिखा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के धौली गांव के रूप में है, जिनको मौर्यों का जो है पूर्वज माना जाता था, तो उनको थोड़ा सा संदर्भ करके दिखा सकते हैं। लेकिन आपको मूल रूप से जो दिखाना होगा वो आपको इन्हीं को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका, अब इनके बारे में आपको दिखा देना होगा। अब आप देखिए कितना कैसे दिखा सकते हैं और उसके आधार पर आपका मार्किंग क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 से 5 अंक मिल सकते हैं। अब देखिए सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के तालुकेदार जो छोटे छोटे राजा जो सामंत होते थे, ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो ये तो अवध के नवाबों की भूमिका तो थी। सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के नवाब के प्रति क्या नीति थी, तो अवध के नवाबों के साथ साथ जो छोटे छोटे तालुकेदार थे उनके प्रति क्या थी, नीति थी। और उनके प्रति इनकी नीति थी कि किसी तरीके से उनको क्या किया जाए, उनको अपने प्रति जो है उनको वफादार बनाए रखते हुए उन्हें जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके प्रति उन्हें संरक्षक की भूमिका दी गई। उनको ढेर सारे बेसिकली जो तालुकेदार थे उनको भू राजस्व प्रशासन में बड़ी भूमिका दी गई। और भू राजस्व प्रशासन में उनको एक तरीके से जो जमींदारी प्रथा थी, एक तरीके से उनको आप देखते हैं बनारस और अवध इन सभी क्षेत्रों में उनके लिए अलग अलग रूल्स भी निर्धारित किए गए। तो वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। भू राजस्व प्रशासन ब्रिटिश इनके पर जो वफादा, नीतियां थी उसमें भू राजस्व प्रशासन के संबंध में आप दिखाएंगे।
बेसिकली भू राजस्व प्रशासन के संदर्भ में आप दिखाएंगे। आप जो है जो है सैन्य प्रशासन के संदर्भ में भी आप दिखाएंगे, लेकिन मूल रूप से आपको दिखाना होगा कर प्रणाली के संदर्भ में, भू राजस्व प्रशासन के संदर्भ में इनकी नीतियों को आप इसके साथ दिखाएंगे। तो ये भी आपके लिए, लेकिन आपको यहाँ पर भी मानचित्र बना देना है, मानचित्र के साथ ही आपको दिखाना है। ये बहुत बड़ा रोल है। समझिएगा कि आपके आंसर राइटिंग में ये राम बाण के रूप में काम कर रहा है। आपने एक बार दिखा करके अब अवध को दिखा दीजिए, मानचित्र बनाइए, मानचित्र में अवध दिखा दीजिए, अवध के छोटे छोटे तालुकेदारों को दिखा दीजिए आप। ठीक है, चाहे वो बनारस के राजा रहे हों, चाहे वो आपके जो है यहाँ जो है रहे हैं, आपके बलिया के राजा रहे हैं, इस तरीके से छोटे छोटे तालुकेदार थे, उनको आप दिखा सकते हैं। उनको आप, लेकिन आप अवध को दिखाना देना होगा। इसमें जो है अवध के साथ साथ तालुकेदारों को आप छोटे छोटे, बलिया हो गया आपका, जो है यहाँ आपका बरेली हो गया, ठीक है। तो अनेक तालुकेदार थे, जिसमें जो है मुस्लिम शासक भी थे, हिंदू शासक थे, सभी प्रकार के तालुकदार थे। तालुकदारों के बारे में आपको जानकारी देना होगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये कह रहा है। अब स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कोविड के पहले, कोविड के पश्चात और वर्तमान सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का जो है संकल्प लाया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए बेसिकली आपके कोविड के काल के पश्चात इस दिशा में जो है महत्वपूर्ण प्रयास किया, तो उनको आपको दिखा देना होगा। ये भी प्रश्न आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप 200 अंकों में इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। आप देखिए, अब यहाँ पर तो वैसे आपको चाहे तो आप दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई हैं, स्वास्थ्य ढांचे में प्रशिक्षकों को बढ़ाया जा रहा है। अभी गोरखपुर में आयुष जो है गुरु गोरखनाथ जो आयुष महाविद्यालय के आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो सभी विधाओं में, स्वास्थ्य के सभी विधाओं में जो है व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि अभी भी आधारभूत संरचनाओं की समस्याएं हैं, क्योंकि आलोचना करना तो आप आलोचना में भी दिखा देंगे, आलोचनात्मक जो है आधारभूत ढांचों की समस्या, ठीक है, और अत्याधुनिकीकरण की समस्या, सबको आप दिखा देंगे। तो कुछ समस्याओं के साथ आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप इसको आगे लेकर के चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि, अब देखिए इसमें आपको संदर्भ दे देना है। संचित निधि आप जानते हैं। अब संचित निधि उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त खर्चे कहाँ से लेते हैं, जो राज्य विधानमंडल के नियंत्रण में होती है। ठीक है, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आप उसको दिखा देंगे। तो आप दोनों के संदर्भ को अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, वैसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई मानचित्र देने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे आपको आकस्मिक निधि और संचित निधि दोनों का दे करके आपको दिखा देना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार की विवेचना दोनों आपको दिखाना है। 8 नंबर का यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सीधे सीधे प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा किए थे और हमने अपने गेस्ट क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, अगर आप देखें तो सीधे सीधे ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप देखें तो ये सीधे सीधे देखिए, उत्तर प्रदेश हमने जो दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार क्षेत्र सीधे सीधे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के गठन, उच्च न्यायालय के गठन और अधिकार क्षेत्र की विवेचना कीजिए, उसका अधिकार क्षेत्र की विवेचना कीजिए। और हमने जो लिखाया है इसमें अधिकार क्षेत्र के साथ साथ उसको प्रभावी बनाने के उपाय भी हमने बताया है, क्या क्या कमियां रही, क्या कैसे क्या रहा, उनको पूरा हमने ये बताया। और अभी देखिएगा, अभी हमने कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताया है। यूपी लोक सेवा आयोग, देखिएगा अभी लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, बहुत शानदार प्रश्न था और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी फ्रेमिंग के साथ लिखाया गया था। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में कुशल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। अब कानून व्यवस्था को तो आपको बताना ही है, साथ ही साथ आपको प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। अब चुनौतियां क्या हैं, आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी इतना सब करने के बाद 1861 का कानून, अभी भी 1861 के कानून में क्या है, उसी के अनुसार ढेर सारे जो है वो कार्य संचालित किए जा रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो एक स्मार्ट पुलिसिंग होनी चाहिए, अभी स्मार्ट पुलिसिंग की बड़ी समस्या है। अभी एक बड़ी समस्या क्या है, फ्रेंडली पुलिसिंग की समस्या है, कम्युनिटी पुलिसिंग की समस्या है। तो कई ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी भी उत्तर प्रदेश में जो प्रशिक्षण है पुलिस का,
वो प्रभावशाली तरीके से उनको अत्याधुनिक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। साइबर क्राइम या अन्य क्षेत्रों में भी उस तरीके से प्रशिक्षण संबंधी समस्याएं हैं। तो कई चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों के कारण उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अभी भी क्या है, इतना होने के बावजूद उसमें समय समय पर समस्याएं आती रहती हैं। यद्यप सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो क्या की गई है, जो महानगरों में जो आपका पुलिस कमिश्नर प्रणाली लाई गई है, ये आपके महत्वपूर्ण, इनको आप दिखा सकते हैं अच्छे से। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो पहले बताइए कि गैर सरकारी संगठन होते क्या हैं, फिर उनकी समस्याएं क्या हैं, इन पर आपको चर्चा करना है। फिर उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन, ये क्वेश्चन आना ही था, इसको भी केस के साथ दिया गया था, क्वेश्चन आना था। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण के तहत ऐसी नदियां जिसमें बारहमासी जल प्रवाह बना रहता है, उनमें जल यातायात को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए गए हैं। और प्रयागराज से लेकर के वाराणसी तक और आपके सरजू नदी, घाघरा सरजू नदी में भी जिस तरीके से स्टीमर चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर भी अंतर्राज्यीय और अंतर्देशीय जल यातायात को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। दोनों पर आपको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप बनाएंगे वो बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर हम मानचित्र दे सकते हैं, मानचित्र के आधार पर, क्योंकि आपको NW के साथ इसको बताना होगा, नेशनल जो वाटरवेज है उसके साथ आपको इसको बता देना होगा। यहाँ पर भी मानचित्रण के साथ आपको प्रस्तुत करना है। अब उत्तर प्रदेश में लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए स्मार्ट सिटी, देखिए स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज आपके फर्स्ट पेपर में पूछा गया, यहाँ पर भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी पर बल दे रही है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ, वहां पर भी यहाँ पर भी महत्वपूर्ण हुआ है। अब देखिए बड़े प्रश्नों में आ जाइए, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके प्रमुख तत्वों और शैलियों का वर्णन कीजिए। सीधे सीधे प्रश्न आया हुआ है, आपको मैं दिखाऊं, सीधे सीधे प्रश्न आया हुआ है और वास्तु शैली पर हमने पूरा दिया था। और उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश में स्थापत्य और वास्तुकला के संदर्भ में पूरा दिया गया, पूरे मैपिंग के साथ आया हुआ है। प्रश्न भी यही रहा है, आपको मैं प्रश्न भी दिखा दूं, प्रश्न भी यही रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य व वास्तुकला, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य व वास्तुकला के उदय और विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रमुख स्मारकों, अभिलेखों, शैलियों की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न दिया गया था और यही प्रश्न आया हुआ है, इसी से आप जुड़े हुए आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने यहाँ पर भी आपको क्या दिखाना होगा, मानचित्र दिखाना होगा, यूपी का मानचित्र के साथ, एटलस के साथ अगर आप इसका विश्लेषण करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। अब प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों का उदय कैसे होता है आप जानते हैं, ठीक, लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज होने के साथ ही किस तरीके से जो है राज्य का उदय होता है, उसी के साथ नगर की भी अवधारणा सामने आती है। तो वहां से आप इसको दिखा करके आधुनिक तक के आप चले आएंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उत्तर प्रदेश की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश ही मुख्य था और पूरे यहाँ पर भी आप मानचित्र दिखाएंगे, तो मानचित्र के साथ जैसे आपको दिखाएं, पूरे उसमें आपको मानचित्र के साथ इसको दिखा देना है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश, अब ये है 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो ये मानचित्र आप दिखाएंगे, जिस तरीके से मानचित्र को दिखाया गया था उसी मानचित्र को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको प्रस्तुत करना होगा। अगर उस तरीके से आपने आंसर किया तो आपको 50 से 60 नंबर, सॉरी आपको 5 से 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये है उत्तर प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, भारतीय 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का योगदान, यह है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका और 1857 की क्रांति में, दोनों प्रश्न आपके रहे हैं। दोनों प्रश्नों को आप देखिए, ये रहा है आपका। तो उनको अगर मानचित्र के साथ हमें ही दिखाने का प्रयास करें कि मानचित्र के साथ आपको दिखाना होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान, भूमिका, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास, उत्तर प्रदेश में ये है। अब मानचित्र के साथ आप क्या करेंगे, प्रमुख स्थलों को दिखाने के साथ आप इसको आगे बढ़ा करके दे देंगे तो बहुत बेहतरीन आपके लिए आंसर होगा। और लगभग मान करके लिए 6 से 7 नंबर आपके हो सकते हैं। ये आपको दिखाना होगा, क्योंकि आपको 200 से 225 शब्दों में, 230 शब्दों में आपको दिखा देना है, 225-30 शब्दों में, मैक्सिमम 2.5 तक, लेकिन 2.5 तक नहीं पहुंचने की जरूरत है, आपको 225 तक आप बता देंगे।
12 नंबर का, तो आपको 6 से 7 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है। अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों और विशेषताओं, यहाँ पर भी आपको मानचित्रीकरण के साथ दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप प्रमुख त्योहारों को दिखाइए, आप पूर्वांचल में क्या क्या है, बुंदेलखंड में क्या क्या है, आपके मथुरा और वहां पर क्या क्या कौन कौन से त्योहार, तो ये आपको दिखा देना होगा मानचित्रण के साथ। कम ही दिखाइए, जरूरी नहीं कि आप पूरा दिखाइए, लेकिन फिर भी आपको दिखा देना होगा। ये दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो तो सदारतपूर्ण है, यदि वह सहमत हो तो अनावश्यक है। इस प्रसिद्ध कथन के प्रकाश में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। इतना शानदार प्रश्न रहा है ये, और अगर आप देखेंगे इस शानदार प्रश्न को आप देखिए तो इतना बेहतरीन तरीके से इसको लिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से चल रहा था कि विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में इसको लिखाया है बहुत बेहतरीन तरीके से कि उत्तर क्या विधान परिषद क्या हो गया है, एक अनावश्यक सदन हो गया है, क्या उसको समाप्त कर देना चाहिए, और वो भी तब जब आपका विरोध कर रहा है तो आप समाप्त कर दें। अगर आपका समर्थन कर रहा है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो आप विधान परिषद की सदस्यता लेकर के चले आएंगे, तो विधान परिषद बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी विधेयक पर अगर वो आपत्ति कर रहा है तो उसको समाप्त कर देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा गया, बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया था। आपको जो है विधान परिषद की उपयोगिता के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की सफलता की लंबी कहानियां हैं। अब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, 30 सालों का मूल्यांकन करना है, और बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो पूरी पंचायती राज व्यवस्था, अधिकार संबंधी मुद्दे, यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रश्न रहे हैं, और बहुत ही शानदार इसमें रहा। 30 वर्ष का पूरा मूल्यांकन किया गया है, 30 वर्षों का पूरा मूल्यांकन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था की, तो ये आपको दिखा देना होगा। और इसी मूल्यांकन के साथ ये है उत्तर प्रदेश में, आप देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायतों को की उपलब्धियां, प्रश्न पूछा गया है पंचायती राज की सफलता की लंबी कहानियां हैं, तो उदाहरणों से इसकी पुष्टि कीजिए, उदाहरण के साथ आपको दिखाना है। और ये है उत्तर प्रदेश की पंचायतों की पिछले 3 दशकों की उपलब्धियां, ये है आपको दिखाना है, और उदाहरण भी आपको साथ साथ देके चलना है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं महिला सशक्तिकरण, इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण तो 1/3, लेकिन प्रतिनिधित्व कितना है, लगभग 46% है। 46% महिलाएं, महिला सशक्तिकरण बहुत तेजी से विकसित हुआ है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज में। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना होगा, आपको दिखाते चलना होगा हर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की भूमिका और लोक सेवकों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन के लिए उसके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा, बिल्कुल टू द पॉइंट प्रश्न आया हुआ, बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ है, और इसको पूरी तरीके से इसी तरीके से इसको लिखाया गया था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप दोनों तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन के लिए देंगे तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। संगठित अपराध और आतंकवाद के राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां हैं, इनका प्रतिकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या प्रबंधन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास की हुई है, और ये आपको दिखा देना होगा। देखिए ये है उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और आतंकवाद, ये है आप देखिए यूपी में सुरक्षा के मुद्दे, उग्रवाद और प्रसार, बाह्य राज्य और अंतरजातीय शक्तियों से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और उसके संबंध में किए गए प्रयास, ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसको लिखाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें संगठित अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये पूरा जो है एक पूरा फॉर्मेट के साथ आप इसको उदाहरण के साथ दिखाएंगे। क्या है संगठित अपराध, क्या होता है संगठित अपराध, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्य कर रही है। आपको दिखा देना होगा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है संगठित अपराध को रोकने के लिए। ठीक है, सरकार द्वारा किए गए प्रयास कितने महत्वपूर्ण रहे हैं, उनको आपको दिखा देना है। उत्तर हाँ, ये थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा नहीं की गई थी, एक को छोड़ करके बाकी 19 प्रश्न जो है उस तरीके से पूछे गए, और बहुत अच्छे प्रश्न, हालांकि प्रश्न सब अच्छे हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, समझिएगा, इन्हें कहें कि हाँ दावा कर रहे हैं, ऐसा कोई दावा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की विफलता एवं भविष्य पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए इन्होंने तो कहा है कि राइट ए नोट ऑन फेल्योर एंड फ्यूचर ऑफ पब्लिक स्कूलिंग एजुकेशन, कहे तो प्रश्न तो पूछा गया है, लेकिन आप इसको दिखाते हुए ये नहीं कहेंगे फेल्योर नहीं है। उत्तर प्रदेश के विद्यालय क्या है, स्मार्ट विद्यालय बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को किस तरीके से अत्याधुनिक किया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस के साथ को जोड़ा गया है, और किस प्रकार से एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से आधारभूत ढांचा, स्कूली शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा को विकसित करने के लिए प्रयास करें, तो आपको ये दिखाना होगा। हाँ, यद्यप समस्याएं आई हैं, जैसे आप देख रहे हैं शिक्षक जो अनुपात है, ठीक है, शिक्षक और छात्र के बीच का अनुपात प्रभावशाली नहीं रहा, विशेष तौर पर सरकारी स्कूलों में।
सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट की अपेक्षा कम है, तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार क्या करे, इस दिशा में प्रयास करे। तो ये आपके लिए शानदार प्रश्न हो सकता है, ठीक है? और आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के 5वें प्रश्न का अगर हम मूल्यांकन करें, तो 5वें प्रश्न में आपके जो अंक रहने चाहिए, वो मैक्सिमम 110 तक जा सकते हैं, और मिनिमम जो है, अगर आप अच्छा किए हैं, तो देखिए मिनिमम जो आप बहुत खराब करके आए हैं, तो वही कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक एवरेज जो सभी लोगों ने किया होगा, उसके बाद हम यही कह रहे हैं कि 70 से 105 और 90 से 110 ये एक आंकड़ा है। उस आंकड़े के आधार पर हम लेकर के चल रहे हैं कि 90 से 90, 100, 105 के आसपास आपके यहाँ पर मूल्यांकन होने चाहिए, आपको अंक मिलने चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर 110 के ऊपर अगर आप मिल रहा है, तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया होगा। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया उसमें आप 110 के ऊपर जाएंगे ही नहीं, ठीक है? चलिए, तो ये रहा है 5वां प्रश्न पत्र। 6ठे प्रश्न पत्र पर हम आ जाते हैं, ठीक है? सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6 पर आ जाते हैं, ठीक है? 6 प्रश्न पत्र पर हम आ जाए, तो देखिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या? बहुत अच्छा, शानदार पहला प्रश्न। हमने क्या किया था, उत्तर प्रदेश सरकार के बजटीय प्रावधानों में एमएसएमई के विकास के लिए किए गए प्रावधान क्या क्या रहे हैं, और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों की विवेचना कीजिए। ये मेरा प्रश्न था, वही प्रश्न आया हुआ है। बहुत शानदार प्रश्न है। एमएसएमई आज क्या है, उत्तर प्रदेश के विकास का रीढ़ बन चुकी है, इसके बारे में आपको बताना है एमएसएमई के संदर्भ में। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, दूसरा प्रश्न भी मेरा ही था, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रावधान एवं बजटीय प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे विकास में आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता में किस हद तक योगदान किया? आप देखिए प्रश्न को, देखिए प्रश्न कितने संदर्भों में पूछा गया है, प्रश्न की प्रकृति कितने शानदार है, ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा, पहले आप बताइए उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में क्या क्या आ रहा है, और आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता में किस तरीके से वृद्धि की है। बुनियादी ढांचा पहले कहाँ होता था? पूरे बुनियादी ढांचे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2017 से लेकर के 2024 के बीच में उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में क्षेत्रीय समानताएं लाई गई हैं। जो असमानताएं मौजूद थी, असमानता क्या थी कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड पूरी तरीके से आपके अवसंरचनात्मक विकास में पिछड़ा हुआ था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुंदेलखंड के लिए डिफेंस कॉरिडोर लाया गया है, उसके लिए बुंदेलखंड के लिए आपका एक्सप्रेस वे लाए गए हैं, और वहां पर औद्योगिक प्राधिकरण गठित किए जा रहे हैं, ठीक है? कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करके क्षेत्रीय समानता की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी प्रकार से आप पूर्वांचल में देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया, और अनेक लिंक एक्सप्रेस वे जोड़ दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, और आपके विद्युत के क्षेत्र में, आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संदर्भ में है, ठीक है? और हर क्षेत्र में क्या है, अवसंरचनात्मक विकास को अब पूर्वांचल, बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समानता, क्षेत्रीय समानता के साथ, क्षेत्रीय समानता और संतुलन के साथ विकसित किया जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको दिखाना होगा, वैसे तो आपने लिख दिया होगा, लेकिन आपको दिखाना क्या है, ये दिखाना है किस हद तक योगदान क्या है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपको इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करके दिखाना है। बुनियादी ढांचा पहले दिखाना होगा, फिर आपको आर्थिक विविधीकरण इसमें कैसे लाया जा रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वे के पास में एक औद्योगिक पट्टियां बनाई जा रही है, पर्यावरणीय पट्टियां बनाई जा रही है, इस तरीके से योगदान। तो इससे क्या, इससे आर्थिक विविधीकरण भी आया है, इससे आर्थिक विविधीकरण आया है। अब ये नहीं कि हाँ एक ही प्रकार के आप कार्य उसके तहत कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मैं बार बार कह रहा था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत चर्चित रहा है। और रामसर स्थलों के बारे में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी आपको मानचित्र देखिए, मानचित्र तो आपको तीनों में दिखाना है, इसमें तो है ना दिखा, लेकिन आपका मानचित्र यहाँ पर भी रहेगा। यूपी का मानचित्र आप यहाँ पर भी दिखाएंगे, आप यूपी का मानचित्र आप यहाँ पर भी दिखाएंगे, और मानचित्र के साथ अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो बहुत शानदार रहेगा। अब देखिए रामसर स्थलों को भी आपको चिन्हित करना है। फिर है उत्तर प्रदेश में पाई जाने प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण एवं विशेषताओं को दिखाइए। सरल प्रश्न है, इसको आप मानचित्र के साथ आपको दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप दिखाइए उत्तर प्रदेश मानचित्र में कौन कौन सी वनस्पतियां कहाँ कहाँ किस पाई जा रही हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
और बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यावसायीकरण के क्या लाभ हैं? देखिए सीधा प्रश्न है, कृषि का व्यावसायीकरण किया जा रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यावसायीकरण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नकदी फसलों को इस दिशा में जो है लाया जा रहा है। कृषि का वैज्ञानिकीकरण किया जा रहा है, तकनीकीकरण किया जा रहा है, व्यावसायिक स्तर पर कृषि को लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो व्यावसायीकरण से क्या होगा, लोगों की, किसानों की आय में वृद्धि होगी, ठीक है, और आय में वृद्धि होने के साथ उत्पादकता बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा और निवेश आमंत्रित होगा। इस कई चीजें हैं, व्यावसायीकरण से ढेर सारे फायदे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। अब अंगूर की खेती को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त जो है नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि इसके लिए प्रयास हुए हैं, वो भी लोकल स्तर पर बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हुए। ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है। अंगूर की खेती के लिए सरकार ने एक विशेष पैकेज की भी शुरुआत की है, इसको भी दिखा सकते हैं। मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई तकनीकी प्रगति की विवेचना कीजिए, ठीक है। अब ये सब असंभावित प्रश्न रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने लिखा ही होगा, हालांकि वो स्टैंडर्ड नहीं मिल पाएगा जिस स्टैंडर्ड के साथ, क्योंकि इसमें, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार बढ़ाने देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या नीतियां। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति उत्तर प्रदेश सरकार की घोषित की गई, आपको उसी के संदर्भ में इसको विश्लेषित करना है। डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय मिशन में उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी का परीक्षण कीजिए। डिजिटल इंडिया मिशन को उत्तर प्रदेश सरकार सबसे अधिक चरितार्थ कर रहा है। डिजिटल उत्तर प्रदेश का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिजिटलीकरण के लिए अलग से सारी साइटें विकसित की गई। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मुख्य वैज्ञानिक चुनौतियां क्या हैं, पहले आप बताइए। ट्रिलियन पूरा हमने विश्लेषण भी किया था और यूट्यूब पर भी हमारा ये पूरा है, आपका पूरा क्वेश्चन ये था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के प्रयासों की विवेचना कीजिए और उसमें आ रही चुनौतियों या समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न हमने विश्लेषण भी किया था, यूट्यूब पर भी हमने दिया था, वही प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह भी आपका बहुत शानदार प्रश्न है, इस पर भी लगातार चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2025 में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का परिचय दीजिए। मैंने पूरा दे ही दिया है एक तरीके से, क्या कौन कौन सी योजनाएं रही, योजनाओं का पूरा स्वरूप हमने दिया है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्यों का वर्णन कीजिए। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको इसमें देना है, आपको मानचित्रीकरण के साथ प्रस्तुत करना है। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए और इनके भौगोलिक, चलो ये तो आपका कॉमन प्रश्न है, या लगातार आया है। उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यावसायीकरण, अब देखिए 2 प्रश्न आ गया, उधर भी आया इधर भी आया। उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने में मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम कैसे महत्वपूर्ण घटक है। अभी असंभावित प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि इस स्कीम के संदर्भ में पूछा गया। अब आप तोड़ मोड़ करके तो लिखे ही हैं, ठीक है, लेकिन आप सटीक वहां तक पहुंचने में बहुत कम ही लोग होंगे जो सटीक वहां तक पहुंचे होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती एक व्यवसायीकरण का एक प्रयास है और इस दिशा में प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी ट्रांसपोर्टेशन जैसी समस्या, रख रखाव जैसी समस्याएं हैं, यहाँ पर ऐसे स्टोर रूम के अभाव की समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं क्या, फूलों की खेती के प्रोत्साहन होने के बावजूद भी उसमें समस्याएं पैदा कर रही हैं, उनको आप दिखाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, उत्तर प्रदेश के 3 पारिस्थितिक क्षेत्रों, आवास स्थिति, वनस्पति और जीव जंतुओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, इसमें आपको मानचित्रीकरण के साथ दिखाना है। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की क्या उपलब्धियां, इससे समाज की गरीब वर्ग के उत्थान में किस प्रकार मदद मिली। आज किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रयोग किस प्रकार से, लेकिन अभी भी उस दिशा में क्या है, व्यापक प्रयोग संभावनाएं अभी भी बहुत है, लेकिन इस दिशा में जो प्रयास है उसकी गति अत्यधिक मंद है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन, देखिए तीनों बातें आपको तीनों दिखाना है, उत्पादन, वितरण और विपणन, तीनों के संदर्भ में आपको दिखाना चुनौतियां क्या क्या हैं, और सतत विकास, सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करके उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। तो दोनों अब प्रश्न थोड़ा सा क्या हुआ, टिपिकल हुआ है, और मार्किंग भी आपको यहाँ पर वही 40 से 50% वाली, ठीक है, मार्किंग यहाँ पर रहेगी। उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या भूमिका, युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए इसे सशक्त कैसे किया जा सकता है। देखिए इस दिशा में अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिटेक्निक्स है उनको जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दे दिया है, तेजी से उसका विकास किया, टाटा को दे दिया गया है,
उसके लिए उन्नत दिशा में प्रयास करें। इसी प्रकार से अन्य जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो लाए जा रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये सारे प्रयास जो है इस दिशा में किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये 6 तो 6 पेपर जो है 6 पेपर में आपकी मार्किंग कम रहेगी। ये पिछले साल 2023 में भी यही हुआ था। ठीक है? क्योंकि अपडेट्स है, ये आपको फुल अपडेट्स रहना है और एक विविधीकरण के साथ आपको लेकर के चलना। जब तक आप इसको तोड़ करके अध्ययन नहीं करेंगे तब तक इसका तोड़ करके अध्ययन का मतलब हुआ जब आपको इसको दिखाना होगा तो आप देखेंगे कि इसके सभी क्षेत्रों में, जैसे आपका 6 पेपर है ना, तो 6 पेपर में आप देखेंगे कि 6 पेपर जो आपका है, अब आप कोई भी टॉपिक ना छोड़िए, उसका जो पूरा कंटेम्प्रेरी तक आप लेकर के आएंगे। जैसे मान लिया आपका आर्थिक हो गया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो गई, अब उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य हो गया अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और देखिए लगभग 4 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, अर्थव्यवस्था से 4 प्रश्न आए हुए हैं। फिर आपका है भौगोलिक, उत्तर प्रदेश का भूगोल हो गया। फिर उत्तर प्रदेश का विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गई। फिर जो उत्तर प्रदेश का पर्यावरण हो गया, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया। अब आप देखिए आर्थिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन चारों को आपको उस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना कि इसके तहत जितने भी आपके सिलेबस वाले टॉपिक हैं, टॉपिक और आपको देखना होगा कि यूनिट्स और टॉपिक, हर यूनिट्स को देखिए और हर यूनिट्स के हर टॉपिक को आप कंटेम्प्रेरी के साथ आप इसको लेकर के चलेंगे, बिल्कुल बजटीय प्रावधानों के साथ। जो सरकार कर रही, जो सरकार करने जा रही है, जो आगे होने वाला है, जिसकी संभावनाएं हैं आगे, इनको आप जब जोड़ करके देखेंगे तब आपका 6 पेपर क्या बनेगा, सबसे स्ट्रांग बनेगा। और 6 पेपर को स्ट्रांग करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी 110 प्लस पर जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है, आप लोगों में से लगभग कई लोगों, ढेर सारे लोगों के साथ चर्चाएं भी हुई इस पेपर के संबंध में, तो मेरा जो आकलन है कि इस पर मैक्सिमम जो रहेगा कि 60 से लेकर के और 90 से 100 तक जा सकता है आपका आंकड़ा इस पेपर में। वैसे भी इतना नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है कि 80-90 के आसपास आप इसमें रहेंगे 6 पेपर में। 6 पेपर की स्थिति है, हमने टोटल मेरिट में भी इसी का निर्धारण किया था। तो इस तरीके से अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के 5th और 6th पेपर के 200 नंबरों में से, अगर आप 200 देखेंगे दोनों पेपर का, 200 में से अगर आप हो जाता है, अगर आप यहाँ पर 200 + 200 पर अगर आप 400 अंक पर अगर आप आ जाते हैं, तो 400 नंबर में से अगर आपका पहुंच जाता है कितना, 200 के आसपास आप पहुंच जा रहे हैं। आप 200 के पास पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है कि यहाँ जो आपका होगा, ये आपका 180 से और 210 के बीच आप पहुंचेंगे। मुझे लगता है दोनों पेपर में लेकर के 180 से 210 के बीच में आप रहेंगे, ये आपका आंकड़ा हो सकता है। वैसे ज़्यादातर जो है 200 के आसपास ही रहेंगे, तो ये स्कोर हो सकता है आपका पेपर यूपी स्पेशल में पेपर 5th और 6th में। इस स्कोर को आपको सिक्योर कहाँ से करना है, आगामी परीक्षाओं के लिए। अगर आप 2025-2026 के लिए अगर आप बैठ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस आंकड़े को मेंटेन करके क्या करना होगा, अभी से प्रयास करना होगा। और इस आंकड़े को आपको जो है 200 से लेकर के 220-25 तक आपको आना होगा। ये आंकड़ा अगर आप बनाए रखते हैं तो आपके लिए क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जब हुआ करता तो 250 से 250 के बीच हम लोग लेकर के जाते थे, लेकिन अब 250-200 नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि मेरिट घट गई है। और अगर आप बहुत मेहनत करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, मानचित्र के साथ आप अभ्यास करेंगे, तो आप 220 तक इस आंकड़े को पहुंचा सकते हैं, 225 तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप 2025-2026 के लिए अगर आपको आगे लगना है, तो आप आइए DPIS यूट्यूब चैनल पर आइए, देवप्रयागम IAS के साथ यूपी स्पेशल की क्लास के साथ शुरू कीजिए। और ये क्लास हमारी जो है 7 जुलाई से प्रारंभ हो रही, तो आप इस क्लास के साथ आप जुड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। जो यूपी PCS
2025 में एसडीएम बनना चाहते हैं, 2026 में एसडीएम बनना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर है। इस ऑफर को जाने मत दीजिए। और अगर आप इस स्कोर में पहुंच रहे हैं, 180 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि आपके अन्य से चारों पेपर जो है कितने रहेंगे, वो लगभग मान करके चलिए कि 370, 380 या 400 के आसपास जो है वो रहेंगे। ठीक है, 400, 390 के आसपास वो आपके रहेंगे। और तब आप क्या देंगे, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसलिए इंटरव्यू हमारे जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो रहे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और अभी से ही इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना होगा, एक सामान्य प्रयास शुरू ही कर देना होगा। तो मित्रों, आप ये पूरी क्लास देख रहे हैं DPIS यूट्यूब चैनल के साथ, देवप्रयागम IAS के साथ, देवप्रयागम IAS एकेडमी के साथ, DP पांडे के साथ। तो आप बने रहें DP पांडे के साथ, देवप्रयागम के साथ और DPIS के साथ। हाँ, ये पूरी क्लास आपको ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन फॉर्म में आपको पूरी क्लास मिलेगी। हाँ, अगर आप साक्षात्कार प्रोग्राम के साथ शुरू, जिसकी घोषणा शीघ्र की जाएगी, तो साक्षात्कार में 2008 से लेकर के 2023 तक लगभग मेरे पास 2-3 हजार प्रश्न हैं, और उसी में से अधिकांश प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसी पर आधारित हमारी 6 बुकलेट रहेगी। उस 6 बुकलेट पर हम पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किए हुए हैं। तो आप इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़े, और इसी 2024 में आपने मेंस दिया है, आपके स्कोर इस तरीके से जा रहे हैं, तो आप इसी में एसडीएम की रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब आप इंटरव्यू में 70+ आ पाएंगे। और ये रणनीति आपको मिलेगी कहाँ से? DP पांडे के साथ, देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ। तो आइए जुड़िए देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ, और अपना बेहतरीन मूल्यांकन करें, अपनी बेहतरीन तैयारी करें। धन्यवाद।